गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी। आइए हम अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे किया जाता है। आज की चैप्टर को पढ़ने का एम है कि हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक कंपनी की फॉर्मेशन को सीखेंगे। कंपनी की फॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भी कहते हैं। सो कंपनीज एक्ट में जब आप किसी कंपनी को बनाते हैं तो इस प्रोसेस को आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कह सकते हैं, या आप इसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। जब ये प्रोसेस पढ़ा जाता है तो ये एक कॉमन चैप्टर है, कॉमन प्रोसेस है। मींस आप इसके अंदर प्राइवेट कंपनी को बनाना भी सीखते हो, पब्लिक कंपनी को बनाना भी सीखते हो, और आप ये भी सीखते हो कि एक सर्विस सेक्टर कंपनी कैसे बने, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी कैसे बने, और इन सब के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करें ताकि हमारी कंपनी की फॉर्मेशन हो सके। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक इसका ओवरव्यू आपको बता दूं, जहां पर आप मेरे साथ इन स्टेप्स को सीखेंगे। पहले हम इस चैप्टर को आपके स्टडी मॉड्यूल से पढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक शॉर्ट रिवीजन और करेंगे, जहां हम देखेंगे कंपनी की फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या थे। देखो, जब आप इंडिया में किसी भी कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं तो कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए ऑफिसर्स हैं, जिन्हें स्टेट वाइज अपॉइंट किया जाता है। दिल्ली का अलग रजिस्ट्रार, हरियाणा का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग। और आप इन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है। जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी की फॉर्मेशन को करवाएंगे। तो समझिए कि कंपनी की फॉर्मेशन एज पर लॉ होती है। जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म से, किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से एक कंपनी को कंपेयर भी करते हैं तो हम सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही बनाते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन लॉ से होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन एक अग्रीमेंट से होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फॉर्मेशन स्टेटस से होती है। सो हमें लॉ में लिखे हुए स्टेप्स को पूरा करना है ताकि हम कंपनी की फॉर्मेशन को चला सकें। तो आप मेरे साथ सभी सामने स्क्रीन पर कंपनीज की फॉर्मेशन के स्टेप्स को ध्यान से देखें, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है और लेटेस्ट प्रोविजन है, रिवाइज प्रोविजन है। इन सभी प्रोविजंस के अंदर जब हम कंपनी को बनाएंगे तो हमारे पास दो तरह की चॉइसेस होंगी। कंपनी की फॉर्मेशन करते हुए मेरे पास दो तरह की चॉइसेस होंगी। एक चॉइस होगी कि मैं कंपनी की फॉर्मेशन के एक नॉर्मल प्रोसेस को लगाऊं, नॉर्मल प्रोसीजर, जो हम सबसे पहले सीखेंगे। इस नॉर्मल प्रोसीजर में कंपनी फॉर्मेशन में कुछ दिन का टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन और कभी कभी 1 महीना भी। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस, ये है कंपनी फॉर्मेशन का नॉर्मल प्रोसेस, जहां पर हम कंपनी की फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हमें 10 डेज से 1 मंथ के बीच का टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग चलेगी, ग्रेजुअली प्रोसेसिंग चलेगी, स्टेप्स में चलेगी। इसके बाद हमारे पास कंपनी फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप होगा, एक सेकेंड ऑप्शन होगा, जिसके अंदर हम कंपनी फॉर्मेशन को जल्दी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप उस दूसरे स्टेप में आ सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं 2500 रुपीज वन टाइम। 2500 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए तो आप सेकेंड प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, और उस सेकेंड प्रोसेस के अंदर कंपनी फॉर्मेशन बहुत फास्ट होती है। इस सेकेंड फॉर्मेशन का प्रोसेस का नाम है स्पाइस। तो स्पाइस के अंदर कंपनी फॉर्मेशन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। प्रैक्टिकली तो 24 आवर्स के अंदर कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो हम सिंगल डे में भी कंपनी बना सकते हैं। अगर आप स्पाइस प्रोसेस के अंदर जाते हैं तो स्पाइस में आपको प्रोसेसिंग फीस ज्यादा देनी पड़ी, आप जल्दी काम करवा सकते हैं। इन केस अगर कोई नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस के साथ काम करना चाहता है तो वो स्पाइस को छोड़कर नॉर्मल प्रोसेस में आ सकता है। तो एक पर्सन की अपनी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। आप पहले मेरे साथ नॉर्मल प्रोसेस सीखेंगे, फिर उसके बाद हम स्पाइस के बारे में भी एक एक्स्ट्रा नोट अलग से और पढ़ेंगे। तो आइए हम कंपनी की फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखें। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। अब इसको शुरू करने के लिए पहले एक बात देखिए कि कंपनी फॉर्मेशन कौन करता है, फिर कंपनी को कौन बनाता है। तो मैं कहूंगा कंपनी को बनाने का काम प्रमोटर्स करते हैं। उल्टा समझिए, रिवर्स लैंग्वेज में समझिए, द पर्सन्स हु वांट टू क्रिएट ए कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स।
तो वो पर्सन्स जो कंपनी को बनाना चाहते हैं उन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं। सीधा कह सकते हैं कंपनी की फॉर्मेशन का काम प्रोमोटर्स के द्वारा किया जाता है। सो प्रोमोटर्स वो पर्सन हैं जो कंपनी को बनाना चाहते हैं। ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं आपकी मेरी तरह, ये अपने आप में कंपनीज भी हो सकती हैं। कभी कभी एक कंपनी किसी और कंपनी को बना देती है। ये गवर्नमेंट भी हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी को बनाया, तो कोई भी लीगल पर्सन कंपनी को बना सकता है। एक कंपनी भी कंपनी को बना सकती है, गवर्नमेंट भी कंपनी को बना सकती है, इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, और ये सभी लोग मिलकर भी कंपनी को बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोमोटर्स की डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। ऑल्दो कंपनीज एक्ट में प्रोमोटर्स की बिल्कुल बहुत बढ़िया डेफिनेशन कोई हमारे पास नहीं है। बढ़िया इन द सेंस ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो एग्जैक्ट शब्दों में, एग्जैक्ट वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सके। फिर भी सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 के अंदर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 के अंदर प्रोमोटर्स की एक डेफिनेशन दी गई है, जहां से हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर पहले इस डेफिनेशन को देख रहे हैं। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 है। देखिए, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 प्रोमोटर मीन्स, अब प्रोमोटर की डेफिनेशन आपके सामने है, तो सेक्शन आपको डिफाइन करके बताता है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर एक पर्सन है। भाई कैसा पर्सन है? तो 3 पॉइंट्स में डेफिनेशन है। कहते हैं विच हैज बीन नेम्ड एज सच in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। तो प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिया गया। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए बनाया जाता है। तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम दिया जाता है उसे प्रमोटर कहते हैं। या कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट करती है सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग। एनुअल रिटर्न क्या होती है कि हर फाइनेंशियल ईयर के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पूरे साल के अकाउंट्स को समराइज करते हैं, पूरे साल के अकाउंट्स की समरी बनाते हैं। तो हर साल ईयर खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम अपने एनुअल अकाउंट्स की एक समरी बनाते हैं और वो समरी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करते हैं। इस समरी को एनुअल रिटर्न कहा जाता है। तो हर साल कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट करती है, उसमें प्रोमोटर्स की लिस्ट बनाकर देती है। तो जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, नंबर 1, या तो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा हो, 2 जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हो, उन सभी को प्रोमोटर्स माना जाता है। उसके बाद हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। कहते हैं जो पर्सन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कुछ भी ना हो, किसी एम्प्लॉई के नाम से रख दिया हो, बट कंपनी के सारे अफेयर्स को वही कंट्रोल करता है। अफेयर मींस बिजनेस मैटर्स। अफेयर्स का मतलब है बिजनेस मैटर्स। वो गंदे वाले अफेयर्स की बातें नहीं सोचना आपने। तो कंपनी के बिजनेस के मैटर्स को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति प्रमोटर कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसमें उसके सारे मैटर्स को मुकेश अंबानी कंट्रोल करते हैं, जो मुकेश अंबानी वाला ग्रुप है। तो हम मुकेश अंबानी को प्रोमोटर्स कहेंगे। वो उसके शेयर होल्डर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। अब कभी कभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है मुकेश अंबानी की कोकिलाबेन अंबानी, जो कि खुद रिलायंस की एक बड़ी शेयर होल्डर हैं और उनके पास काफी ज्यादा वोटिंग पावर है। तो वो रिलायंस को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, रिलायंस उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानता है, क्योंकि कोकिलाबेन अंबानी और उनके हस्बैंड ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाया था। तो हम कोकिलाबेन अंबानी के केस में मानेंगे कि वो भी रिलायंस के बिजनेस को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर वो कोई डायरेक्शन दे, कोई ऑर्डर दे, तो रिलायंस उसे मानेगा। तो कोकिलाबेन अंबानी को भी रिलायंस के केस में प्रमोटर कहा जा सकता है। शी इज ऑल्सो अ प्रमोटर। उसके बाद देखिए, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज एक्स्टम्ड टू एक्ट। एक्स्टम्ड का मतलब होता है कि हमारे यहाँ कोई रिवाज है, हमारे यहाँ कोई ट्रेडिशन है। तो जिस पर्सन की एडवाइस को, एडवाइस मतलब उसकी सलाह को, उसकी डायरेक्शंस को, उसके आदेशों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए किसी पर्सन की एडवाइस को, किसी के ऑर्डर को मानने का रिवाज, वो उसकी बातों को मानते हैं, तो उस पर्सन को भी प्रमोटर कहते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो इंस्ट्रक्शन दे, जो ऑर्डर दे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मानना पड़े, तो हम उस पर्सन को भी प्रमोटर कहेंगे।
इसमें भी आप कोकिलाबेन अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि अगर हम किसी कंपनी में एज ए प्रोफेशनल जाते हैं, आप किसी कंपनी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते हो, मैं किसी कंपनी में एज ए लॉयर जाता हूँ, और हम लोग भी एडवाइस देते हैं और हमारी एडवाइस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माने, तो हमें प्रमोटर नहीं कहते, हमें प्रोफेशनल्स कहते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, ऐसा कोई पर्सन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस दे और डायरेक्टर्स उस एडवाइस को माने, उनके लिए रिवाज है, उनके लिए जरूरी है कि उसको मानते हैं, तो फिर हम उस पर्सन को प्रमोटर कहते हैं। अब यहां पर प्रमोटर की डेफिनेशन में ये पॉइंट नहीं आया। कौन सा पॉइंट नहीं आया? कि प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी को बनाता है। यहां पर ये आ गया कि प्रमोटर वो है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, प्रमोटर का नाम एनुअल रिटर्न में लिखा है, प्रमोटर वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल करता है, प्रमोटर वो है जिसकी एडवाइस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं। इसके बाद आप अलग सी डेफिनेशन के अंदर एक नोट बनाकर डाल देंगे कि प्रमोटर्स वो पर्सन है जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, वो प्रमोटर हैं। जिनके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो इस आइडिया को कंसीव करते हैं, कंसीव मतलब अपने दिमाग में लेकर आते हैं कि हम कंपनी को बनाएंगे, वो प्रमोटर हैं। प्रमोटर्स कंपनी की फॉर्मेशन के, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सभी स्टेप्स को पूरा करते हैं। सो द पर्सन्स, वो पर्सन जो कंपनी के फॉर्मेशन के, रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स को फुलफिल करते हैं, वो भी प्रमोटर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंपनी को एडवाइस देते हैं, उन्हें प्रमोटर्स नहीं कहा जाता। प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल्स ही कहा जाता है, वो प्रमोटर नहीं है। हाँ, कल को अगर कोई प्रोफेशनल किसी कंपनी को बनाना चाहे, मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और खुद एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो फिर हम आपको उस कंपनी पे प्रमोटर कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस कंपनी को कोई बात सिखाते हैं, कोई बात बताते हैं, किसी कंपनी को काम करने के तरीके सिखाते हैं, सिर्फ ऐसे प्रोफेशनल, तो इस वजह से आप प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जहां हमने प्रमोटर को देखा। अब प्रमोटर क्या करता है? एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर प्रमोटर क्या करता है, तो मैं कहता हूं कि प्रमोटर कंपनी की फॉर्मेशन करता है। प्रमोटर सबसे पहले क्या करता है? कंपनी की फॉर्मेशन करता है। इसके ऊपर कंपनीज एक्ट में हमारे पास सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 हमें प्रमोटर के फॉर्मेशन की बातों को बताता है। सेक्शन 3 बताता है कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं। तो आप सेक्शन 3 को देखिए। सेक्शन 3 में कंपनीज एक्ट 2013 में वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स गिवन है जिनकी हेल्प से कंपनी को बनाया जाता है। तो सेक्शन 3 हमें बेसिक 3 बातें बताता है। क्या क्या बताता है? कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को बनाते हैं तो मिनिमम 2 पर्सन्स, बोलो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन्स, प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7 पर्सन्स मिलकर किसी भी कंपनी को बनाना चाहते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, हमें कितने पर्सन चाहिए? 2 या 7। सेकेंड रिक्वायरमेंट, ये किसी भी लीगल काम को, लॉफुल काम को करने के लिए कंपनी को बना सकते हैं। तो कंपनी को करने का काम, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो? लॉफुल हो, लीगल हो। और थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने और उस पर साइन कर दें। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाएं और उसको साइन करें, लॉफुल पर्पस हो, मिनिमम 2 या 7 पर्सन हो। बेटा 3 रिक्वायरमेंट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट मिनिमम पर्सन 2 या 7, सेकेंड रिक्वायरमेंट लॉफुल पर्पस, थर्ड रिक्वायरमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करना। अच्छा, साइन करना शब्द नहीं है, अच्छा वर्ड नहीं है, इसकी जगह हम एक लीगल वर्ड बोलेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना। तो पहली रिक्वायरमेंट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, सेकेंड रिक्वायरमेंट लॉफुल पर्पस, थर्ड रिक्वायरमेंट आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करें तो आप कंपनी को बना सकते हैं। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, ओपीसी को एक सिंगल पर्सन ही बनाता है। प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी को मिनिमम 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ओपीसी को एक सिंगल पर्सन, सिर्फ एक पर्सन ओपीसी को बनाएगा और ये पर्सन्स कंपनी को क्रिएट करेंगे, कंपनी बनाई जाएगी सेक्शन 3 के स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस पॉइंट को यहां से और देखेंगे तो आपको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम देखो 7 पर्सन्स मिलते हैं, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 और ओबीसी के लिए 1। अब सेक्शन 3 की शुरुआत हो गई। सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4, 5 और 6 में
जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में होते हैं, इनको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर या टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे। अब हमारे पास कंपनी की फॉर्मेशन का जो मेन स्टेप शुरू होता है, अब शुरू होता है मेन स्टेप, कंपनी को कैसे बनाएंगे। ये मेन स्टेप सेक्शन 7 में शुरू होते हैं। सेक्शन नंबर याद होने फाउंडेशन में मैंडेटरी नहीं होते, इंटर फाइनल में जरूरी होते हैं, बट मैं आपके साथ इन सेक्शंस को बोल रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन नंबर्स आपको एज इट इज इंटर में जाके फिर से यूज करने हैं। आप इन्हें इंटर में भी यूज करोगे, इंटर में बहुत जरूरी सेक्शंस होंगे जहां आपने इन्हें पढ़ना है। तो मेरे पास सेक्शन 7 है जहां पर आप कंपनी की फॉर्मेशन के स्टेप्स को देख रहे हो। तो देखिए सेक्शन 7 में मेरे पास क्या स्टेप्स हैं, आप सभी ध्यान से देखिए। सेक्शन 7 का जो पहला स्टेप होता है वो कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या सिखाता है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। ये हमें सिखाता है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना है। हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से बनाने हैं उसकी लिस्ट इसके नीचे आने वाली है। तो हर कंपनी के प्रमोटर्स इन डॉक्यूमेंट्स को बनाएं, इन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करें। अच्छा, कौन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करने हैं, क्योंकि इंडिया में तो हर स्टेट के अलग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं। तो जिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एरिया में, एरिया को कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, हिंदी में कहते हैं इलाका, है ना। जैसे आपका एरिया क्या है, किस एरिया में आपका कंट्रोल चलता है। तो जिस एरिया के रजिस्ट्रार के अंडर आपकी कंपनी का हेड ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, तो जिस रजिस्ट्रार के एरिया में, ज्यूरिसडिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करना। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सबमिट करना, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी का नेम लिखा जाता है, कंपनी का बिजनेस क्या है लिखा जाता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है वो लिखा जाता है। तो आप इसमें कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाकर आप अपने एरिया के रजिस्ट्रार को सबमिट करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाकर उसके अंदर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स के साइन कराना, प्राइवेट में मिनिमम 2 के और ओबीसी में 1 के। इन्हें हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं, ये कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर बनते हैं। मैं एक बार स्टेप फिर से बोलता हूं, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और हमें क्या करना है, हमें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइबर से साइन करवाना है। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, तो सब्सक्राइबर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर बनेंगे। ये लोग कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर बनेंगे और ये पर्सन्स कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर बनकर कंपनी के मेमोरेंडम को साइन करेंगे, अपने नेम लिखेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और ये कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर बना दिए जाएंगे। सर सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए, तो ओपीसी में होना चाहिए सिर्फ 1, प्राइवेट में कितने होने चाहिए, 2 नहीं, मिनिमम 2, मिनिमम 2, और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, मिनिमम 7। ये लोग इस मेमोरेंडम को साइन करेंगे। मेमोरेंडम के साथ साथ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बनाए जाएंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी को कैसे चलाया जाएगा। तो मेमोरेंडम में भी ये बंदे साइन करेंगे, यही लोग मेमोरेंडम को भी साइन करेंगे, ये आर्टिकल्स को भी साइन, ये दोनों बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अब हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को बनाकर तैयार कर दिया। मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, अ डिक्लेरेशन। अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अब जो लोग कंपनी को बना रहे हैं, जो कंपनी को बनाने वाले कौन कौन है भाई, एक तो कंपनी को बनाने वाले हो सकते हैं आपकी तरह कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई लॉयर हो, एडवोकेट हो। तो ऐसे किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए, कोई सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट। ऐसे किसी प्रोफेशनल से आप एक डिक्लेरेशन साइन कराओ। डिक्लेरेशन साइन कराओ कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है और वो देखेगा कि हम कंपनी बनाने के लिए एलिजिबल हैं, हमारा बिजनेस लॉफुल है, हमारा मेमोरेंडम ठीक से बना है, हमारे आर्टिकल्स ठीक से बने हैं।
तो एक सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट इस डिक्लेरेशन को देगा कि कंपनी को बनाने के डॉक्यूमेंट से तैयार किए गए हैं और कंपनी को बनाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी का, जो कंपनी बन जाएगी ना, उस कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, जब कंपनी बनेगी तो उसका पहला पहला जो डायरेक्टर बनेगा, कंपनी को बनाने के बाद जो डायरेक्टर बनेंगे उनमें से कोई पर्सन, या कंपनी का कोई मैनेजर, कोई एमडी, या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी या कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी में जॉब करने आएगा, एक डिक्लेरेशन ये भी साइन करेंगे। तो दो डिक्लेरेशन हो गई हैं। एक डिक्लेरेशन को किसने बनाया? किसी सीए ने, सीएस ने, सीएमए ने या एडवोकेट ने बनाया। सेकंड डिक्लेरेशन को किसने बनाया? कंपनी ने, कंपनी की फॉर्मेशन के बाद काम करने वाले किसी डायरेक्टर ने, मैनेजर ने, एमडी ने या सेक्रेटरी ने बनाया। ये दो डिक्लेरेशन होंगी कि कंपनी की फॉर्मेशन के सभी स्टेप्स को पूरा किया जा रहा है, कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है, और ये डिक्लेरेशन भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट हो जाएंगी। जब आप इन डिक्लेरेशंस को साइन करेंगे तो ध्यान दीजिए, डिक्लेरेशंस को बनवाने के लिए एक बात और भी ध्यान देनी है। आपको किस बात का ध्यान देना है कि अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स, मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर थे ना, सब्सक्राइबर जो मिनिमम 7 पर्सन ने या 2 पर्सन ने साइन किया था, अब मेमोरेंडम को साइन करने वाले सब्सक्राइबर भी डिक्लेरेशन देंगे, या कंपनी के जो पहले पहले जो डायरेक्टर बनेंगे, जिन लोगों को कंपनी के फॉर्मेशन के बाद आप पहली बार डायरेक्टर बनाओगे, वो लोग एक डिक्लेरेशन दें। तो कंपनी को साइन, मेमोरेंडम को साइन करने वाले सब्सक्राइबर और जो कंपनी की फॉर्मेशन के बाद उसके डायरेक्टर बनेंगे, वो सब भी एक डिक्लेरेशन देंगे। और इस डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे? डिक्लेरेशन में लिखेंगे कि वो लोग कंपनी को बनाने जा रहे हैं, उन्होंने इससे पहले किसी भी और कंपनी के अंदर, कंपनी की फॉर्मेशन में, मैनेजमेंट में कभी क्राइम नहीं किया। ऐसा पर्सन है जिसने पहले कोई कंपनी बनाई हो, लोगों के साथ बेईमानी कर दिया हो, तो वो दोबारा कंपनी नहीं बना सकता। तो हम एक डिक्लेरेशन साइन कराएंगे कि इन पर्सन्स ने, इन लोगों ने आज से पहले किसी दूसरी कंपनी के अंदर कोई क्राइम नहीं किया है, इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, इन्होंने मिसफीसेंस मतलब हेरा फेरी, एक मूवी भी देखी होगी, पिक्चर देखी होगी आपने, हेरा फेरी, परेश रावल जी वाली। तो इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, इन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं की, इन्होंने कोई अपनी ड्यूटी पूरी तोड़ दी हो, ना की हो, इन्होंने पिछले 5 साल में कभी कोई क्राइम नहीं किया, किसी कंपनी के अंदर फ्रॉड नहीं किया। और ये भी कहेंगे कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दे रहे हैं, हम जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सभी बिल्कुल सही हैं, हमने कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये एक डिक्लेरेशन इन सबके पास से आएगी। बेटा एक बार फिर से बताता हूं, हम कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स से, जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, मेमोरेंडम को साइन कर रहे हैं, और कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, जो पहले पहले कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, उनसे एक डिक्लेरेशन साइन करवा कर देंगे कि इन्होंने कंपनी की फॉर्मेशन में इससे पहले कभी कोई क्राइम नहीं किया, इन्होंने कभी किसी कंपनी के अंदर, किसी कंपनी में काम करते हुए फ्रॉड या मिसफीसेंस या ऐसा कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया, और ये रजिस्ट्रार को लिख कर देंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस सब के साथ साथ जब ये डॉक्यूमेंट्स आप दे दोगे, ये इंफॉर्मेशन आप दे दोगे, इस सब के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि हम अपनी कंपनी के लिए एक एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पर कंपनी से कनेक्टेड कोई भी लेटर भेजा जा सकता है। वैसे तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा, हेड ऑफिस भी होगा, बट हो सकता है वो अभी ना बनाया हो। हेड ऑफिस बना दिया है अभी, तो उसका एड्रेस दे दो, और अगर नहीं बनाया है तो कोई और एड्रेस दे दो कि जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता तब तक कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी कुछ भी देना हो, इस एड्रेस पर दिए जाएं। इसके अलावा जितने भी सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेमोरेंडम को साइन किया, उनके नेम, उनके सरनेम, उनका एड्रेस, उनकी नेशनैलिटी, इंडियंस हैं या फॉरेनर हैं, ये सब भी उनके आईडी प्रूफ के साथ साथ, उनके सबके आईडी प्रूफ के साथ साथ रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। तो वही हमारे सब्सक्राइबर्स ने ऊपर साइन भी किया है। देखो सब्सक्राइबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये कंपनी के पहले पहले शेयर होल्डर हैं, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी नेम, सरनेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, इन सब की लिस्ट बनाकर दे दी, और ये भी हमने रजिस्ट्रार को सबमिट कर दी है। अब ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट होने रजिस्ट्रार को,
ध्यान दीजिए, इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद फिर कंपनी की फॉर्मेशन का काम आगे बढ़ेगा। जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को दोगे तो इसके साथ साथ जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, जो पहले पहले डायरेक्टर बनेंगे, उन सभी डायरेक्टर्स के नाम, डायरेक्टर्स के भी नेम्स, सरनेम्स, फैमिली नेम्स, और डायरेक्टर्स का एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं डिन। डायरेक्टर्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसको हम डिन कहते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इन सब के भी हम रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। तो शेयर होल्डर्स जो पहले पहले बनेंगे, फर्स्ट शेयर होल्डर्स, उनकी पूरी लिस्ट, उनकी नाम, एड्रेस, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे उनके नाम, एड्रेस, उनका डिन नंबर, ये सब सबमिट करेंगे। और ध्यान दीजिए, जो सेकंड पैराग्राफ है वो डिन नंबर, डायरेक्टर्स वाली बातें आ रही है। इसका जो पहले वाला पैराग्राफ था उसमें शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन साइन थी। और इसके अलावा कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, पहले जो डायरेक्टर होंगे वो इसके अलावा किसी और कंपनी में अगर डायरेक्टर हो, हमारी पहले पहले डायरेक्टर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हो, तो उन कंपनीज की लिस्ट और हमारे जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनकी परमिशन, कंसेंट कि वो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं। बेटा ये डॉक्यूमेंट आप सामने हाईलाइट किए हुए देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूं। हमने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना है। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना तब तक किसी और एड्रेस को देना है जहां कंपनी को भेजे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। उसके बाद कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स के नेम, सरनेम्स, एड्रेस सभी कुछ देने हैं। उसके बाद हमें ध्यान दीजिए, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स के नेम, सरनेम, एड्रेस, डिन नंबर देने हैं, उनके आईडी प्रूफ देने हैं सबके। फिर हमें ये बताना है कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर हमारे अलावा किस किस और कंपनी में डायरेक्टर हैं, हमारे डायरेक्टर्स हमारे अलावा कितनी और कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, और हमारे डायरेक्टर्स के कंसेंट फॉर्म देने हैं। हमारे डायरेक्टर्स कंसेंट दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि वो हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं। हमने तो नाम दे दिया कि हम मिस्टर राम को डायरेक्टर बनाएंगे, तो मिस्टर राम भी कंसेंट देंगे कि हाँ डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। ये सब लेटर सबमिट होंगे बेटा, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखो कितनी बड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की। और इसके अंदर एक बात देखिएगा, अब आप देखिए, हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जब सबमिट कर देंगे तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चले जाएंगे। इस सिचुएशन में हम अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को जब सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रार हमारी कंपनी की फॉर्मेशन के अगले स्टेप्स को पूरा करेगा। अब आप ध्यान दीजिए, रजिस्ट्रार हमारी कंपनी की फॉर्मेशन के अगले कौन से स्टेप्स को फुलफिल करेगा। तो रजिस्ट्रार हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात का प्रूफ होगा कि हमारी कंपनी को बनाया जा सकता है और हमारी कंपनी को क्रिएट किया जा रहा है। तो रजिस्ट्रार हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जो इस बात का प्रूफ होगा कि कंपनी की फॉर्मेशन की जा रही है, कंपनी को बनाया जा रहा है। और रजिस्ट्रार हमें इस सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा जिसको हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, इसको कहते हैं सिन। तो रजिस्ट्रार हमें इस सर्टिफिकेट के अंदर एक सिन नंबर देगा। ये सिन नंबर हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये कंपनी की पहचान है, इस नंबर से कंपनी को ढूंढा जा सकता है। तो हमें क्या क्या मिला? हमें मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इस बात का फाइनल प्रूफ होता है कि कंपनी को बनाया जा चुका है, और साथ ही साथ हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला सिन नाम से, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ये जब नंबर और सर्टिफिकेट हमें मिल गया तो हमारी कंपनी की फॉर्मेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी स्टेटमेंट, सभी अकाउंट्स ओरिजिनल कॉपी में रखा करती है। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है जहां पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने अकाउंट्स, अपने रजिस्टर्स, ओरिजिनल रजिस्टर वहां रखा करते हैं। अगर किसी को कंपनी के अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हो, अकाउंट्स कैसे हैं, लेजर अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो ओरिजिनल कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाती है। तो कंपनी की फॉर्मेशन हो गई, रजिस्टर्ड ऑफिस को अब हमने बना दिया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने कंपनी को फॉर्म करते हुए, कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पर कोई गलत स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को दी है, रजिस्ट्रार को आपने स्टेटमेंट दे दी जो कि गलत थी, जो कि झूठी थी, तो इस सिचुएशन में रजिस्ट्रार आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा और आप पर सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग पेनल्टी इंपोज करेगा। तो अगर आपने फॉर्मेशन के टाइम पर झूठी इंफॉर्मेशन दे दी,
आपके सब्सक्राइबर्स, आपके शेयर होल्डर्स फॉरेनर थे, आपने कहा जी इंडियंस थे, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, झूठी जानकारी दे दी, तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 447 में एक्शन लिया जाता है। सेक्शन 447 में कंपनीज के झूठी इंफॉर्मेशन देने वाले, गलत इंफॉर्मेशन देने वाले पर्संस पर 6 महीने की जेल हो सकती है। तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, 6 मंथ की जेल हो सकती है अगर आपने कंपनी की फॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन से करवा दी है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो हम आपकी फॉर्मेशन को कैंसिल नहीं करते हैं, फॉर्मेशन तो हो चुकी है, लेकिन आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अब इस सिचुएशन में आपको एक स्टेप और भी देखना है। ये स्टेप और क्या देखना है, देखो, अगर एक कंपनी बनाई जा चुकी है, कंपनी को बनाया जा चुका है फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के केस में, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, कंपनी को बना दिया और ये पता लगता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स झूठे थे, तो हमने कंपनी को बनाने वाले पर्संस के, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स के अगेंस्ट या कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट हमने पेनल्टी इंपोज की सेक्शन 447 में। तो ये सेक्शन आपको पिछले पॉइंट को बता रहा है कि हम सेक्शन 447 में कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट शेयर होल्डर्स, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेंगे और हम उन पर सेक्शन 447 की पेनल्टीज इंपोज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम सेक्शन 447 की पेनल्टीज इंपोज करेंगे उन पर्संस के अगेंस्ट जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन देकर कंपनी को बनाया है। फिलहाल हमने कंपनी की फॉर्मेशन को कैंसिल नहीं किया, फॉर्मेशन तो हो चुकी है। इसके साथ साथ कंपनी लॉ में जो हमारी ट्रिब्यूनल है, याद कीजिए हमारी कंपनी लॉ की ट्रिब्यूनल, हमारे कंपनी लॉ का कोर्ट है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। तो हमारे कंपनी लॉ की ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी अगर उस ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी गलत डॉक्यूमेंट से हुई। तो सेक्शन 447 की जो पेनल्टी है उसे कौन इंपोज करेगा, हमारी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये हमारा कोर्ट है। तो पेनल्टी जो मैंने ऊपर के पॉइंट में आपको बताई कि पेनल्टी इंपोज होगी, उसे कौन लगाएगा, कंपनी लॉ की ट्रिब्यूनल उस पेनल्टी को लगाएगी और ट्रिब्यूनल उस पेनल्टी को आप पर तब लगाएगा जब आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर कंपनी को बनाया हो। ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू करेगा, सूटेबल ऑर्डर पास करेगा, आपकी मैनेजमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर इशू करेगा, आपके मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, समझिए आपके कॉर्पोरेट वेल की लिफ्टिंग करवा देगा और ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी के नाम को रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटवा सकता है, आपकी कंपनी के नाम को रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से हटवा देगा। इसका मतलब है कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से इस कंपनी को हटवा देंगे। कंपनी को अपना बिजनेस रोकना पड़ेगा, पहले उस फ्रॉड को ठीक करना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपनी फाइंडिंग अप भी करवा सकता है। ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपनी को बंद करवाने का ऑर्डर देगा कि कंपनी को बंद किया जाए। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता बेटा, डिसोल्यूशन शुरू कराया जाएगा, कंपनी शुरू होते ही डिसोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपने अपनी कंपनी की फॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन से करवा दी है तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और इस एक्शन में आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज होंगी, आपके बिजनेस को रुकवा दिया जाएगा, कंपनी का डिसोल्यूशन शुरू करवाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, आपकी मैनेजमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर्स इशू हो सकते हैं, आपके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, फर्स्ट शेयर होल्डर्स पर 6 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। तो कंपनी की फॉर्मेशन में इन सब पॉइंट्स को देखना है। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि जब ट्रिब्यूनल आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा तो पहले वो आपको अपनी बात कहने का चांस देगा, आपको नोटिस देगा, आपसे कहेगा कि आपने गलत काम किया और मैं आपके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता हूं। तो ट्रिब्यूनल सबसे पहले आपकी कंपनी के अगेंस्ट एक नोटिस इशू करेगा, नोटिस करके आपको कहेगा कि आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना है क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन गलत थी और उसके बाद ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो ये कंपनी की फॉर्मेशन है। बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कंपनी की फॉर्मेशन के इन स्टेप्स को एक बार ब्रीफ में फिर से बताता हूं। आप एक बार इन स्टेप्स को सबसे पहले मेरे साथ देखिए। जिन पर्संस ने कंपनी को बनाया था हमने उन्हें नाम दिया था प्रमोटर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जिन पर्संस ने कंपनी को बनाया था हमने उन पर्संस को प्रमोटर्स नाम दिया था। यहां से हमारे इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी कि कंपनी को बनाने वाले कौन हैं, हमने कहा प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स की डेफिनेशन आई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अंदर। प्रमोटर्स वो थे जो कंपनी को बनाने जा रहे हैं, प्रमोटर्स वो हैं जिनका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा है,
प्रोमोटर्स वो हैं जिनका नाम कंपनी की एनुअल रिटर्न में लिखा है। प्रोमोटर्स वो हैं जो कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। प्रोमोटर्स वो हैं जिनकी एडवाइस मानने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाउंड हैं, वो उनकी एडवाइस को मानते हैं। उसके बाद हमने कहा था कंपनी की फॉर्मेशन के लिए पहले सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। सेक्शन 3 में कितनी रिक्वायरमेंट आई थी? एक रिक्वायरमेंट थी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 पर्सन, ओपीसी बनाने के लिए 1 पर्सन। उसके बाद था लॉफुल पर्पस, कंपनी को बनाने का पर्पस कैसा हो? पर्पस लॉफुल हो, लीगल हो, कोई इलीगल काम करने के लिए कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। उसके बाद आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करें और इसके अंदर अपनी सिग्नेचर करें। मिनिमम 7 पर्सन साइन करें, 2 पर्सन साइन करें या ओपीसी में 1 पर्सन साइन करें। उसके बाद सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट्स हैं। सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। हमें डॉक्यूमेंट्स बनाकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने हैं। कौन से रजिस्ट्रार को देने हैं? जिस रजिस्ट्रार एरिया में हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां देने हैं। हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? हमारा पहला डॉक्यूमेंट है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिस पर हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर वो है जो हमारे पहले शेयर होल्डर बनेंगे। तो हमारी कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर हमारे सब्सक्राइबर इसको साइन करेंगे और साइन करके इसे सबमिट करके तैयार करेंगे। उसके बाद एक डिक्लेरेशन देनी है, एक सीए के पास से, एक सीएस के पास से, या सीएमए या एडवोकेट, या तो सीए या सीएस या सीएमए या एडवोकेट। और एक डिक्लेरेशन लेनी है कंपनी के डायरेक्टर्स, एमडी, मैनेजर या सेक्रेटरी से। डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा कि कंपनी की फॉर्मेशन के सभी स्टेप्स को पूरा किया जा रहा है, कंपनी की फॉर्मेशन की जा सकती है। फिर कंपनी को बनाने वाले सभी सब्सक्राइबर जो कंपनी के पहले शेयर होल्डर हैं उनसे एक डिक्लेरेशन लेनी है। क्या डिक्लेरेशन लेनी है? कि उन्होंने किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में कभी कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने कभी किसी कंपनी में फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया पिछले 5 सालों में, और उन्होंने कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिया। उसके बाद आपका एड्रेस दे दो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, या बाकी डिटेल्स या कोई और एड्रेस जहां आपको कोई लेटर या नोटिस भेजा जा सकता हो। फिर आपने क्या करना है? अपने सब्सक्राइबर्स के नेम, सरनेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, आईडी प्रूफ देने हैं। अपने डायरेक्टर्स के नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ और डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। और क्या देना था अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा आपने अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स की कंसेंट फॉर्म और फर्स्ट डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स कि वो कितनी और कंपनीज में डायरेक्टर हैं, इसे कहते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये सब सबमिट करना है। और क्या देना है? बस ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने और कुछ नहीं है। फिर आपका एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा जिसके अंदर आपका सिन नंबर लिखा होगा और ये कहा जाएगा कि कंपनी बनाई जा चुकी है। इसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने अकाउंट्स, इनकी ओरिजिनल कॉपी को रखा करेंगे। और अगर आपने किसी कंपनी की फॉर्मेशन फेक, फॉल्स या झूठी जानकारी से करवा दी है तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 447 में एक्शन होगा। अगले पैरा में आपने पढ़ा एक्शन किसके अगेंस्ट होगा? एक्शन कंपनी के सभी डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, कंपनी को बनाने वाले लोगों के अगेंस्ट होगा। एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेगी ट्रिब्यूनल। इसका पूरा नाम क्या था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी, आपको ऑर्डर्स इशू करेगी, कंपनी का डिसॉल्यूशन शुरू करा सकती है और आप पर पेनल्टी लगा सकती है। तो ये सब कंपनी की फॉर्मेशन के नॉर्मल स्टेप हैं। इस नॉर्मल स्टेप में क्या होता है? नॉर्मल स्टेप में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन करवाते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं जो इन स्टेप्स में नहीं लिखे हैं कि आप कंपनी की फॉर्मेशन करवाते हुए कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस देते हो। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल की रेशियो में जाती है। तो एक कंपनी को बनाने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी है बेटा। अब आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? जितनी ज्यादा ऑथराइज कैपिटल होती जाएगी उसी रेशियो में रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होगी, रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा होगी। ऑथराइज कैपिटल कम होगी, रजिस्ट्रेशन फीस कम होगी। कोई परसेंटेज नहीं होती, इसकी एक स्लैब होती है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है और ये टाइम टू टाइम बदलती भी रहती है।
फीस बढ़ती भी है, कभी कभी घटाई भी जाती है। तो इसकी एक स्लैब होती है जो आपको अपने फाइनल लेवल में आने के टाइम पर एक बार सीखनी है, ट्रेनिंग के साथ सीखनी है। अब देखिए, ये था कंपनी को बनाने का नॉर्मल प्रोसेस। भाई नॉर्मल प्रोसेस कैसा था? नॉर्मल प्रोसेस वो था जहां हम वो पूरा स्टेप फॉलो करते हैं जिसमें मैंने कहा 10, 15, 20 दिन कुछ भी रख सकते हैं कंपनी को बनाने के लिए। अब मेरे पास कंपनी को बनाने का फास्ट प्रोसेस जिसका नाम है स्पाइस, आप इसको स्पाइक भी कह सकते हैं। तो स्पाइस नाम के प्रोसेस में आपको एक्स्ट्रा फीस देनी है, मैंने आपको बताया था 2500 रुपए, और कंपनी की फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है। तो आइए हम इस स्पाइस प्रोसेस के बारे में भी एक छोटा सा नोट देखते हैं। ये प्रोसेस आपको सिखाता है कि स्पाइस नाम के प्रोसेस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो कंपनीज को रेगुलेट करती है, कंपनीज को चलाती है, इसको हम MCA भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या दूसरा नाम क्या है शॉर्ट में, MCA। MCA ने आपको बताया है कि आप अपने बिजनेस को ज्यादा आसानी से बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप स्पाइस नाम के प्रोसेस को फॉलो करें, सभी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फीस देंगे, उसको देने के बाद आपकी कंपनी की फॉर्मेशन बहुत जल्दी कर दी जाती है। फास्ट ट्रैक फॉर्मेशन है, कंपनी को जल्दी बनाया जा सकता है। तो स्टेप तो सारे वही रहेंगे जो ऊपर थे, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होगी क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फीस दी है उस प्रोसेसिंग के लिए, तो फटाफट उनकी प्रोसेसिंग करके कंपनी को बना दिया जाएगा। तो ये हमारा स्टेप होगा स्पाइस नाम का, जहां हम कंपनी की फॉर्मेशन को फास्ट ट्रैक करते हैं, जल्दी करते हैं। अब इस चैप्टर में आपने कंपनी को बना दिया, हाँ जी सर हमने कंपनी को बना दिया। तो कंपनी की फॉर्मेशन का, कंपनी को बनाने का जो आपने काम किया उसका क्या इफेक्ट होगा? आपने कंपनी को बना दिया, अब कंपनी की फॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होगा? कंपनी की फॉर्मेशन का लीगल इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, हमें उसे देखना है। तो कंपनी की फॉर्मेशन का लीगल इफेक्ट है जिसकी मदद से हमने कंपनी को बनाया। तो हमने कंपनी को बनाया, वो फॉर्मेशन कैसे हुई, उस फॉर्मेशन के स्टेप वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो आप मेरे साथ कंपनी की फॉर्मेशन के स्टेप्स को देखें, कंपनी की फॉर्मेशन के इफेक्ट को देखें। देखिए, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 9 है जो हमें कंपनी की फॉर्मेशन के लीगल इफेक्ट को बताता है। सेक्शन 9 हमें सिखाता है लीगल इफेक्ट क्या है। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दे दिया गया, तो हम ये मानेंगे कि कंपनी के मेमोरेंडम को साइन करने वाले सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम को साइन किया, या जो बाद में कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, ये सभी लोग एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गए। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एक लीगल पर्सन बन गए। तो हम कहते हैं कंपनी के सभी शेयर होल्डर आज से एक बॉडी कॉर्पोरेट या लीगल पर्सन बन गए, उनका अपना एक नाम है, उनका अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और वो एक कंपनी की तरह इस लॉ में सभी काम कर सकते हैं। दे कैन वर्क एज ए कंपनी, दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स, दे कैन वर्क एज अ लीगल पर्सन। इनका परपेचुअल सक्सेशन होगा, इनके पास अपनी एसेट्स को परचेज करने की पावर होगी, चाहे वो एसेट मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो। ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ये स्यू कर सकते हैं, मतलब औरों पर केस कर सकते हैं, और बाकी लोग भी इनके नाम से इन पर केस कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होता है? तो आप कहना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट ये है कि जिन पर्सन्स ने कंपनी को बनाया, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया, आज के बाद वो लीगल पर्सन हो गए और उनका एक लीगल नेम है, वो एक कंपनी बन गए हैं, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकते हैं, उनका परपेचुअल सक्सेशन है, उनकी एक आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है, वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उन पर उनके नाम से केस भी किया जा सकता है। और जब से कंपनी की फॉर्मेशन हुई, एक केस था हरिनगर शुगर मिल्स का। हरिनगर शुगर मिल्स के केस में कहा गया कि जब से कंपनी की रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन हो जाती है, तब से वो कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है, वो लीगल पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो हरिनगर शुगर मिल्स के केस में इनकॉर्पोरेशन के इफेक्ट के बारे में बताया गया था। केस की कहानी हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं है। केस का नाम है हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस SS झुनझुनवाला। तो इस केस में क्या कहा गया था? जब से कंपनी बन जाती है तब से ही कहा जाता है कि कंपनी एक लीगल पर्सन हो गई, उसकी अपनी लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है,
वो अपने शेयर होल्डर से अलग है। यही बात स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिस केस में कही गई। यही बात दो और केसेस में स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड के केस में कही गई और हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन के केस में कही गई। आप चारों केसेस को याद कीजिए, चारों में से कम एक नाम जरूर लिखिए। चारों केसेस आपको ये सिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी बन गई, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई और वो परपेचुअल सक्सेशन के साथ काम करती है। पुराने जमाने में कंपनी की कॉमन सील भी होती थी, कंपनी अपने नाम से अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से अपनी लायबिलिटी को रख सकती है। सो एज पर द प्रोविजंस, इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद एक लीगल पर्सन बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है और वो अपने बिजनेस को उसके बाद चला सकती है, अपने नाम से चला सकती है और कंपनी प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुकी है। जब एक कंपनी क्रिएट हो जाती है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उनका क्या इफेक्ट है। हम ये मानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है, कंपनी को और उसके मेंबर्स को, कंपनी को और उसके मेंबर्स को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में हुए हर पॉइंट को मानना है। जो भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, हर मेंबर को उसे मानना पड़ेगा। तो हर एक मेंबर बाउंड है मेमोरेंडम में लिखे हुए हर पॉइंट को मानने के लिए, आर्टिकल्स में लिखे हुए हर एक पॉइंट को मानने के लिए। तो मेंबर्स के लिए कंपलसरी होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के सभी पॉइंट्स को मानना है, उन्हें फुलफिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को चलाया जाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जहां हमने कंपनी की फॉर्मेशन को और फॉर्मेशन के साथ साथ हमने कंपनी की फॉर्मेशन के इफेक्ट को पढ़ा। तो यहाँ पर बेटा कंपनी की फॉर्मेशन, जिसको इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं, पूरी हो जाती है। साथ साथ मैंने आपको इसका रिवीजन भी करा दिया। अब इनके ऊपर आपके पास एक शॉर्ट नोट आ सकता है, इनके ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट नोट भी हो सकता है, या इनके ऊपर एक केस स्टडी बन सकता है, छोटा सा केस स्टडी जिसका हमें आंसर बनाना पड़ सकता है। केस स्टडी कैसा बनता है, आपसे कहेंगे कि एक कंपनी की फॉर्मेशन की जा रही है और फॉर्मेशन के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, बताओ क्या होगा। तो आप बताना जी फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, और अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट सबमिट होने से रह गया तो फॉर्मेशन नहीं की जा सकती है। इस तरह से आपने इसका आंसर देना होगा। तो ये है कंपनी की फॉर्मेशन। अब आप एक बार सभी और ध्यान दीजिए, हम इसके बाद कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा अगला जो पार्ट होगा जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, एक छोटा सा हिस्सा है, आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास कंपनी के शेयर्स के बारे में होगा। तो पहले हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, हार्डली एक पेज का है। फिर हमारे पास क्या है, कंपनी के शेयर्स के बारे में, जहां आप सीखोगे कंपनी के शेयर्स क्या हैं, शेयर्स कितने तरह के हैं, और इनको सीखने के बाद जब हम इनको खत्म कर देंगे तो फिर हमारे पास पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उनके लीगल प्रिंसिपल्स आएंगे। आज की इस क्लास में हम अभी फिलहाल सिर्फ शेयर्स और शेयर कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। तो हम छोटे छोटे दो हिस्सों को अभी करेंगे और उसके बाद बचे हुए हिस्सों को हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो मेरे साथ आप क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के टॉपिक पर ध्यान दीजिए। एक बार सामने स्क्रीन पर देखिए, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आइए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर कंपनी के अंदर जब वो बिजनेस करेगी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी कंपनी बिजनेस करे उसे फंड्स की जरूरत होती है, उसे पैसे की जरूरत होती है। और कंपनीज को फंड सबसे पहले कहाँ से मिलता है, तो कंपनीज फंड को इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर्स इशू कर देती है। वैसे तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती हैं। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वो अपने खुद के फंड से काम करती हैं, डोनेशंस वगैरह से काम कर देती हैं। तो यहाँ पर हम उन कंपनीज की बात करें जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। तो जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, उनके अंदर शेयर कैपिटल होती है। अब क्योंकि इन कंपनीज के अंदर शेयर कैपिटल होती है तो ये शेयर्स इशू करती हैं जिनकी मदद से इन्हें फंड मिलता है, पैसा मिलता है,
जिससे ये अपने बिजनेस को उसके बाद आगे चलाया करती हैं। यहाँ पर ये बात भी ध्यान दीजिए कि जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर का मतलब होता है कंपनी की ओनरशिप में एक शेयर, शेयर मतलब हिस्सा। तो शेयर का मतलब है कंपनी की ओनरशिप का शेयर। शेयर का मतलब है कि आपने कंपनी में कुछ पैसा लगाया है जिसके बदले कंपनी में आपका एक राइट क्रिएट हुआ है। शेयर सिर्फ पैसा नहीं है, शेयर कंपनी के अंदर आपका हिस्सा है, आपकी ओनरशिप है। हम कंपनी लॉ को ध्यान से देखें तो वो ये कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उसके अंदर शेयर कैपिटल बनाई जाती है। शेयर कैपिटल वो जिसके बारे में 12th में आप अकाउंट्स में एंट्रीज पास करते थे, जिसके बारे में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा जाता है। वो शेयर कैपिटल कंपनी के लिए फंड का काम करेगी कि कंपनी उसमें से जब जब शेयर्स इशू करेगी तब तब उसे पैसा मिलेगा, मनी मिलेगी, और उस पैसे से वो अपने बिजनेस को आगे चलाएगी। तो हमारे पास अगर हम कंपनी लॉ को देखें तो कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल को अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल को अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया जाता है, अलग अलग सेंस के साथ यूज किया जाता है। तो आप इस शेयर कैपिटल को डिफरेंट टाइप की सेंसेस में, मीनिंग्स में कैसे यूज करेंगे, हम शेयर कैपिटल के उन्हीं डिफरेंट मीनिंग्स को देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला एक वर्ड होगा नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। जब हम नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल शब्द बोलते हैं तो नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड का मतलब होता है कंपनी की वो शेयर कैपिटल जो कि नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब वो मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हुई है, वो अमाउंट जिसके साथ कंपनी को रजिस्टर किया गया। ये नॉमिनल कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है और कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इस नॉमिनल कैपिटल को इशू कर सकती है। कंपनी से एक साथ भी इशू कर सकती है, कंपनी से छोटे छोटे पार्ट्स में इशू कर सकती है। कि मान लो कंपनी की नॉमिनल कैपिटल 10 करोड़ रुपए है तो कंपनी पूरे 10 करोड़ रुपए के शेयर्स एक साथ इशू कर सकती है। कंपनी उसमें से 5 करोड़ के शेयर्स आज इशू कर दे, 5 करोड़ के बाद में इशू कर दे, कुछ भी कर सकती है। तो कंपनी अपनी नॉमिनल कैपिटल को कभी भी कितने भी टुकड़ों में, पार्ट्स में इशू कर सकती है। ये कंपनी की चॉइस होती है। इस नॉमिनल कैपिटल को बढ़ाया भी जा सकता है, कंपनी अपनी नॉमिनल कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। और प्रैक्टिकल जिंदगी में जब एक कंपनी को बनाया जाता है तो उसके फॉर्मेशन की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, कंपनी की फॉर्मेशन की रजिस्ट्रेशन फीस उसकी नॉमिनल कैपिटल के ऊपर ही डिपेंड करती है। नॉमिनल कैपिटल पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा नॉमिनल कैपिटल से आप कंपनी को बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। सो हर कंपनी की एक नॉमिनल कैपिटल है, ये उस मैक्सिमम अमाउंट को कहते हैं जो इशू किया जा सकता है, जिसे कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखती है और पूरी लाइफ में इसे कभी भी इशू कर सकती है। इस कैपिटल को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और इस कैपिटल को बनाते हुए, इस कैपिटल को फॉर्म करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। जितनी ज्यादा नॉमिनल कैपिटल से कंपनी को बनाया जाएगा उतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस कंपनी को देनी पड़ती है। तो ये है हमारी नॉमिनल, ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। इस नॉमिनल कैपिटल के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इशूड। जब आप नॉमिनल कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल देखते हो, मान लो मेरी नॉमिनल कैपिटल 10 करोड़ रुपए थी और अभी मैंने सोचा कि मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से कुछ कम अमाउंट इशू करूंगा, कुछ कम शेयर्स इशू करूंगा। तो मैंने क्या सोचा कि 10 करोड़ रुपए की मेरी कैपिटल है, मैं सारे शेयर इशू नहीं करता। फिलहाल मैंने 10 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने हैं। मैंने सोचा मैं सभी शेयर इशू नहीं करता 10 करोड़ के, मैं 5 करोड़ इशू कर रहा हूं। तो जितनी कैपिटल मैंने इशू की, जितने शेयर्स मैंने पब्लिक को इशू किए मतलब मैंने उन्हें ऑफर कर दिए कि आप खरीद सकते हो, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल का या नॉमिनल कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक को या शेयर होल्डर्स को ऑफर किया गया खरीदने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए मेरी नॉमिनल कैपिटल 100 करोड़ रुपीस थी और मैंने उसमें से 80 करोड़ रुपए के शेयर पब्लिक को, तो 80 करोड़ को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। जो 80 करोड़ रुपए के शेयर्स मैंने पब्लिक को ऑफर किए उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। अब पब्लिक चाहे तो इसे खरीदे, चाहे इसे ना खरीदे। तो इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल। ध्यान दीजिए, इशूड कैपिटल हमारी नॉमिनल कैपिटल का वो पार्ट है
जो हमने पब्लिक को ऑफर किया। इशूड कैपिटल की खास बात कि इशूड कैपिटल वो है जो हमने पब्लिक को ऑफर कर दी। अब पब्लिक चाहे तो वो इशूड कैपिटल को हमसे खरीद सकती है। इसमें से कितना खरीदना चाहती है ये उसकी अपनी चॉइस है, ये उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इशूड कैपिटल हमारी कैपिटल का वो पार्ट है जो हमने पब्लिक को ऑफर किया और पब्लिक चाहे तो इस कैपिटल को हमसे परचेज कर सकती है। इसी इशूड कैपिटल के अंदर से जब आप इस पॉइंट को आगे देखोगे तो हमारे पास बन जाती है सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड में से बन जाती है सब्सक्राइब कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कौन सी? आप कहना इशूड कैपिटल वो थी जो हमने पब्लिक को ऑफर की थी। तो इशूड शेयर्स वो थे जो हमने पब्लिक को ऑफर किए, पब्लिक चाहे तो इन्हें खरीद सकती थी। तो हमारी इशूड कैपिटल में से जितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हमारे इशूड शेयर्स में से जितने पब्लिक ने खरीदे उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए मेरी नॉमिनल कैपिटल सबसे पहले वाली 100 करोड़ रुपीस की और मैंने उसमें से पब्लिक को इशू किए थे 80 करोड़ रुपीस के शेयर्स। तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी थी? 80 करोड़। और पब्लिक ने इस इशूड कैपिटल में से सिर्फ 60 करोड़ रुपीस के शेयर्स खरीदे। पब्लिक ने इशूड में से कितने रुपए के शेयर्स परचेज किए? 60 करोड़ के। तो मेरी इशूड कैपिटल 80 करोड़ में से सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी 60 करोड़। 60 करोड़ रुपीस के वो शेयर हैं जो पब्लिक ने मुझसे खरीदे, बाकी नहीं खरीदे। तो इशूड कैपिटल में से जिस कैपिटल पे खरीदा उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। एक बात और भी ध्यान दीजिए कि हमारे पास कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस होते हैं जिनकी मदद से हम शेयर्स को इशू करते हैं। तो शेयर्स इशू करना अपने आप में एक प्रोसेस है जिसके बारे में आप सीए इंटर में जाने के बाद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और शेयर्स को इशू करने के लिए हम लोग एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। हमारे पास प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से हम शेयर्स को इशू करना सीखा करते हैं। उसके साथ देखिए हमारे पास शेयर्स को इशू करते हुए एक पॉइंट और भी है कि जब कंपनी अपनी कैपिटल पब्लिक को इशू करती है तो वो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। उसमें कंपनी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही से दी जाती है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड्स में, रजिस्टर्स में अपनी कैपिटल के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पब्लिक को दें। ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है। कभी भी आप अपनी कैपिटल के बारे में आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक को ना दें, अदरवाइज आपकी कंपनी पर पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है। देन हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, आप ध्यान से देखिए, कॉल्ड अप कैपिटल। भाई कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? तो सब्सक्राइब कैपिटल वो थी जो पब्लिक ने मुझसे खरीदी। जैसे मान लीजिए 60 करोड़ रुपीस के शेयर्स पब्लिक ने मुझसे खरीदे। अब मैंने पब्लिक से पूरा 60 करोड़ रुपीस लिया नहीं, सारा पैसा मुझे अभी मिला नहीं। पब्लिक ने मेरे शेयर्स खरीदे 60 करोड़ रुपीस के, अभी मैंने उनमें से आधा पैसा मांग लिया। तो 10-10 रुपए के शेयर्स पे 5-5 रुपए मैंने पब्लिक से मांगा। तो मैंने जितना पैसा पब्लिक से मांग दिया, डिमांड कर दिया, उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा है। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हिस्सा है जो हमने पब्लिक से डिमांड किया, अभी मांगा है। जैसे मान लीजिए मेरी शेयर 60 करोड़ की पब्लिक ने खरीदे थे, मैंने उनसे पैसा 30 करोड़ रुपीस मांग लिया, तो 30 करोड़ कहलाती है कॉल्ड अप कैपिटल। बट जरूरी नहीं है कि जो मैंने पैसा मांग लिया मुझे मिल भी जाएगा। तो मैंने मांगा कितना? 30 करोड़, और मुझे लोगों ने अभी पूरा पैसा नहीं दिया। मुझे कितना पेमेंट मिल गया? मुझे 30 करोड़ में से 25 करोड़ मिल गया। तो जो मुझे मिल गया उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। आप समझ गए बेटा? याद कीजिए, बड़े फेमस शब्द हैं, अकाउंटिंग में, बिजनेस स्टडी में सभी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। आप सामने स्क्रीन पर मेरी तरफ देखें और ध्यान से समझ के देखें। सबसे पहले होती है ऑथराइज कैपिटल, वो कैपिटल जिसे बनाया गया कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर, और इस कैपिटल की मदद से कंपनी अपने बिजनेस की शुरुआत करेगी। ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो पूरी जिंदगी में इशू की जा सकती है। ऑथराइज कैपिटल के अंदर से जो कैपिटल हमने पब्लिक को ऑफर कर दी उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के अंदर से जो कैपिटल पब्लिक ने मुझसे खरीद ली, जो उन्होंने मुझसे खरीदी, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना अमाउंट, जितना पैसा मैंने पब्लिक से मांग लिया, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल।
कॉल्ड अप कैपिटल में से जो पैसा पब्लिक ने मुझे दे दिया उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो हमारे पास कैपिटल के ये कॉन्सेप्ट हैं। पेड अप कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, पेड अप कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है, और रिमेनिंग कैपिटल को, जो रिमेनिंग अमाउंट है, उन्हें बैलेंस शीट में शो करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन हम बैलेंस शीट में इनर कॉलम में उन्हें भी शो कर देते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम एक कंपनी की कैपिटल के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। आइए अब हम अपने अगले पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है शेयर्स। जैसा कि अभी आपने इससे पहले शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, अब आप शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, शेयर्स के टॉपिक के अंदर हम कैपिटल से अलग हटके शेयर वर्ड को डिफाइन करेंगे, शेयर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरह के शेयर्स कंपनी में इशू किए जाते हैं, और शेयर्स को इशू करते हुए उनके क्या फीचर्स होते हैं। आप मेरे साथ शेयर्स के इन फीचर्स को देखें, और ये फीचर्स आपको अपने सीए इंटर लेवल में, सीए फाइनल लेवल में बहुत मदद करेंगे आपको डिटेल में पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 कंपनीज एक्ट में शेयर वर्ड को डिफाइन करता है। ये कहता है शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। शेयर मीन्स कंपनी की शेयर कैपिटल का हिस्सा, कंपनी की पूंजी का, पैसे का, फंड का हिस्सा, एंड इंक्लूड्स स्टॉक। इसको हम स्टॉक भी कहते हैं शेयर्स को, क्योंकि शेयर्स को स्टॉक की फॉर्म में भी इशू किया जाता है। जहां शेयर्स की सेल परचेज होती है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो शेयर कंपनी के अंदर आपके हिस्से को, आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कितनी ओनरशिप है कंपनी के अंदर, इसे रिप्रेजेंट करता है। और शेयर्स का जितना पैसा आपने दिया, वो शेयर की पेड अप वैल्यू होती है। उस पेड अप वैल्यू से कंपनी की पेड अप कैपिटल बनती है। पेड अप कैपिटल शेयर से बनती है। और शेयर कंपनी की एसेट में आपकी हिस्सेदारी को दिखाता है कि कल को जब कंपनी को बंद किया जाएगा तो कितना पैसा आपको कंपनी से वापस मिल पाएगा, कितना आपने कंपनी में पैसा लगाया है, इसको शेयर कहते हैं। आप इस शेयर के ऊपर एक बड़ा अच्छा केस देखिए। केस का नाम है बोर्ड एंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। बोर्ड एंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस को जो हम देखते हैं तो इस केस के अंदर आप ध्यान दीजिए, हमारे पास शेयर्स के नेचर को डिफाइन किया गया था। इस केस में कहा गया था, इस केस में क्या झगड़ा था। इस केस में एक कंपनी ने अपने शेयर्स किसी को इशू किए थे। जिस पर्सन को शेयर इशू किए थे वो पर्सन बाद में बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके जो शेयर्स उसने खरीदे हुए थे किसी कंपनी के, उसकी एसेट्स, उसके हाथ में, तो शेयर एसेट की फॉर्म में था ना, तो उसके हाथ में जो शेयर्स थे, जो उसने इन्वेस्टमेंट, वो उसके रिसीवर के हाथ में गई। जब एक पर्सन बैंकरप्ट होता है तो उसका एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। तो ये पर्सन बैंकरप्ट हो गया, उसके हाथ में कुछ एसेट्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, वो उसके रिसीवर को दे दी गई, और उसके रिसीवर ने उन्हें बेचकर अपने लोन्स को, उसका पर्सन के लोन्स को पे करने की कोशिश की। तो जिस कंपनी के शेयर्स थे, उस कंपनी ने कहा जी हमने तो अपने शेयर एक शेयर होल्डर को इशू किए थे, रिसीवर हमारे शेयर्स क्यों बेच रहे हैं। तो झगड़ा हो गया रिसीवर का और कंपनी का, और ये झगड़ा कोर्ट में गया। तो कोर्ट में बात आई कि शेयर एक्चुअली में क्या होता है, शेयर का नेचर क्या होता है, क्या उसको बेचा जा सकता है, क्या किसी को दिया जा सकता है। एक पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अगर कल को वो पर्सन बैंकरप्ट हो गया तो उसके शेयर्स का क्या होगा, क्या उसके शेयर्स उसके रिसीवर के पास जाएंगे जैसे कि इस केस में जा रहे थे। यही सब हमारे इशू थे, यही सब हमारे झगड़े थे। तो कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि जब हम शेयर वर्ड को देखा करते हैं, जब शेयर्स के बारे में, तो शेयर्स का मतलब खाली ये नहीं होता कि हमने पैसा लगाया। शेयर सिर्फ मनी को रिप्रेजेंट नहीं करते। शेयर मनी में है, शेयर के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन शेयर एक पर्सन की ओनरशिप को दिखाते हैं। शेयर ये बताते हैं कि आप एक कंपनी के हिस्सेदार हैं। शेयर ये बताते हैं कि आपने कंपनी में पैसा लगाया है। शेयर ये बताते हैं कि आप उस कंपनी के मालिक हैं। शेयर आपके लिए एक एसेट की तरह है, जिसने खरीदे उसके लिए एसेट की तरह है, जिस कंपनी ने शेयर इशू किए उसके लिए तो वो कैपिटल है, पैसा है। मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो इसका मतलब मेरा उस कंपनी के अंदर एक ओनरशिप राइट, एक मालिकाना हक क्रिएट हुआ। मैं कंपनी का मालिक बन गया और मेरे पास कुछ राइट्स होंगे, मेरे पास कुछ पावर्स होंगी। उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के हिसाब से मेरे पास कुछ पावर्स होंगी। मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। मैं ये शेयर किसी और को सेल कर सकता हूँ,
मैं अपने शेयर किसी को बेचूंगा तो वो पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा। तो कि शेयर एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, शेयर एक तरह की एसेट है। जब आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, आपको उसके बदले कंपनी में ओनरशिप मिलती है, आप कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं, आप अपना हिस्सा किसी और को बेच भी सकते हैं। एक कंपनी के शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैं किसी और को बेच सकता हूं। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में तो हम शेयर जब चाहे जिस मर्जी को बेचें, पब्लिक कंपनी में हम जब चाहे शेयर किसी को बेचें। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर भी शेयर बेचे जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने के लिए हमें उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। तो यहां पर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। बेटा मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नेचर ऑफ बारे में जो मैंने आपको बताया है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखवा दूं। तो मैं आपको नेचर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखवाता हूं, फिर हम इस टॉपिक शेयर्स को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, इसको आगे पढ़ना जारी रखेंगे। तो पहले आप एक हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स। एक हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स। मैं हर पॉइंट को दो बार आपके लिए बोलूंगा, तो आपने हेडिंग डाली है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स, और मैं इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, पहला पॉइंट लिखता हूं। आप लिखिए, मैं बोलता हूं, शेयर्स आर द शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर्स आर द शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। Hence, shares the shares have a monetary value. शेयर्स की पैसे में वैल्यू होती है। शेयर्स हैव द मॉनेटरी वैल्यू। ये फर्स्ट पॉइंट था, खत्म हो गया। अब मैं शुरू करता हूं सेकंड पॉइंट। यहां इस बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड केस के बारे में बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट में लिखिए सेकंड पॉइंट, इन अ फेमस केस, फिर सुनिए, इन अ फेमस केस बोरलैंड ट्रस्टीज, आप नाम को स्क्रीन से भी देख सकते हैं, बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। द नेचर ऑफ शेयर्स वाज डिस्कस्ड। The nature of the shares was discussed. Boorland Trustees versus Steel Brothers. Nature of shares was discussed, and according to this case, shares क्या दिखाते हैं कि आप कंपनी के हिस्सेदार हैं। According to this case, shares show the ownership. Shares show the ownership in a company. Shares show the ownership in a company, and shares holders के पास बड़ी सारी पावर्स होती हैं। Shares have different rights and powers. Shares have different rights and powers. Shares have different rights and powers, and when a person acquires the shares, when a person acquires the shares of a company, when a person acquires the shares of a company, then he becomes, वो कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है, मालिक बन जाता है। देन ही बिकम्स पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। ही बिकम्स पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, एंड he becomes part owner of the company, and he will have ownership rights in the company.
he will have ownership rights in the company। यहीं पर आगे लिख रहे हैं बेटा, such person will pay for the value of shares, वो शेयर्स की कीमत देगा कंपनी को। such person will pay the value of shares to the company, such person will pay the value of shares to the company, और हम कहेंगे कि अब कंपनी जो पैसा कमाएगी वो उसको डिविडेंड देगी, तो such person will pay the value of shares to the company and the company will pay dividend to him, company will pay dividend to him। now this person can, अब ये पर्सन अपने शेयर्स किसी को बेच भी सकता है। now this person can transfer his shares to some other person, this person can transfer his shares to some other person and जो इसकी राइट्स थी, जो इसकी पावर्स थी, वो दूसरे पर्सन के हाथ में आ गई। and his rights and interest are transferred to the other person, his rights and interest are transferred to the other person, his rights and interest are transferred to the other person, है ना बेटा। बस भाई ये हमारे पास शेयर्स का नेचर हो गया जो मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बताया। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए इस टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखिए और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये देखिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं सेक्शन 44 को देखूं तो शेयर्स मूवेबल है बेटा। अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी देखोगे ना तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी गुड्स की डेफिनेशन में शेयर्स आते हैं और कंपनीज एक्ट भी वही बात कह रहा है कि सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आपसे पूछें शेयर्स मूवेबल हैं इमूवेबल हैं तो आपने कहना मूवेबल हैं और ये ट्रांसफरेबल भी हैं। कोई भी पर्सन अपने शेयर्स किसी और को सेल कर सकता है, बेच सकता है। शेयर्स का एक सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर का मतलब है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उनका एक सीरियल नंबर लिखा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे करेंसी नोट के नंबर होते हैं ना, ऐसी शेयर्स के भी सीरियल नंबर होते हैं। तो हर कंपनी के शेयर्स का एक सीरियल नंबर होता है, शेयर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम इससे इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे आजकल एक और भी चीज़ है, आजकल जो शेयर्स होते हैं ना वो डीमैट अकाउंट में इशू होते हैं। तो आजकल शेयर्स का डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है, जैसे आपका एक ईमेल आईडी होता है, ऐसी शेयर्स का एक डीमैट अकाउंट होता है। तो हम आजकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट में इशू कर सकते हैं। जब हम शेयर्स को डीमैट अकाउंट में इशू करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है, वहां शेयर्स का नंबर नहीं होता। जैसे देखो आपकी पॉकेट में 100 रुपए का करेंसी नोट है, तो इस 100 रुपए के करेंसी नोट के ऊपर एक नंबर होता है। लेकिन अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में 100 रुपए रखे हैं तो बैंक अकाउंट में रखे हुए 100 रुपए का कोई नंबर नहीं होता। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर हैं, तो उनका कोई नंबर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास शेयर्स सर्टिफिकेट की फॉर्म में है, पुराने जमाने में शेयर सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते थे, आजकल भी होते हैं, पुराने जमाने से लोग आजकल इनको ऐसे रखते हैं, तो फिर इनका एक नंबर होता है। तो जो शेयर्स सर्टिफिकेट की फॉर्म में है उनका एक नंबर होता है, जो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उनका कोई नंबर नहीं होता। तो डीमैट अकाउंट में जब शेयर्स को रखा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को रखा जाता है। जैसे आपका ईमेल आईडी है, जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी बैंक अकाउंट हो, आपका वॉलेट है, ऐसे वहां पर आप पैसे को रखते हो, ऐसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स को रखते हैं। तो डीमैट अकाउंट में जब आप शेयर्स को रखते हो तो हम कहते हैं कि आपको शेयर के बेनिफिट मिल जाते हैं, सारे फायदे मिल जाते हैं, और शेयर को कागज की फॉर्म में नहीं रखना पड़ा, पेपर की फॉर्म में नहीं रखना पड़ा। तो हम डीमैट अकाउंट में जब शेयर्स रखते हैं तो उस केस को बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं। आप स्टडी मॉड्यूल में इस वर्ड को देखिए, होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो जिसके पास डीमैट अकाउंट में शेयर है उस बंदे को हम होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं। होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब आपको शेयर्स के बेनिफिट मिलेंगे, आप उसके हिस्सेदार हो, आपको शेयर्स का बेनिफिट मिलना है, आपको शेयर्स के फायदे मिलने हैं, और शेयर इलेक्ट्रॉनिकली है। तो डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर को बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं।
यहां पर शेयर का नंबर नहीं होता है। अदरवाइज अगर मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स सर्टिफिकेट की फॉर्म में रखूंगा तो उसका एक नंबर भी होगा। अच्छा, डीमैट अकाउंट कहाँ खुलते हैं? जहां डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं, जैसे आप कहते हो कि मैंने एक ईमेल आईडी बनाया, कहां बनाया? एक सर्वर पे बनाया। तो डीमैट अकाउंट खोलने वाली कंपनीज को हम नाम देते हैं डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी कंपनीज होती हैं जिनके पास हम डीमैट अकाउंट खोला करते हैं। तो ये तो है हमारी शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स का सीरियल नंबर होता है। अब जब आप शेयर कैपिटल को देखते हो तो हम शेयर्स को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। शेयर्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स फिर से दो तरह के होंगे, एक होंगे शेयर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, जो ज्यादा फेमस भी होते हैं, जिनके बारे में हमेशा आप पढ़ते आए हैं, और एक होते हैं शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसके बारे में आपने थोड़ा कम सुना होगा बट होते बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनके बारे में आपको भी बताऊंगा। तो एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं, कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो ऐसे शेयर्स हैं जिन शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं कि अभी ये कंपनी के मालिक हैं, इन्हें नॉर्मली वोटिंग पावर मिलती है, अक्सर वोटिंग पावर मिलती है। तो इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स वो हैं जिन्हें कंपनी के अंदर मालिक होने के हक मिलते हैं, सारी पावर्स मिलती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग पावर नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी लॉ ने इन्हें ऐसे डिफाइन नहीं किया। कंपनी लॉ ने इन्हें कैसे डिफाइन किया? कंपनी लॉ ने कहा प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें दो राइट्स, कितने राइट्स? दो राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनके होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को दो राइट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, इन्हें दो पावर ज्यादा मिलती है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलती है। दो पावर इनको पहले मिलती है, पावर तो सबको मिलती है, इक्विटी वालों को भी, प्रेफरेंस वालों को भी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, इनको पहली पावर मिलती है। कैसी कैसी पावर इनको पहले मिलती है? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले दिया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में दिया जाता है। ये तो एक पावर है। दूसरी पावर कैसी है कि जब कंपनी को बंद किया जाता है, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप कह लीजिए, जब कंपनी को बंद किया जाता है, इसका वाइंडिंग अप होता है, तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करती है। तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेगी। तो वाइंडिंग अप के टाइम पर कैपिटल वापस देने का काम भी प्रेफरेंस शेयर्स को पहले करते हैं। तो इनको मिले दो राइट्स पहले। मैं एक बार फिर से बताता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो राइट्स पहले मिले। कौन कौन से मिले? एक तो राइट मिला कि इन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, डिविडेंड पहले दिया जाता है। सेकंड राइट क्या है? सेकंड राइट है, आप ध्यान से देखो, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर इनका रीपेमेंट भी पहले करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट पहले करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बाद में मिला और रीपेमेंट भी बाद में हुआ। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स के। अब देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, अब हम पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स दो तरह के हैं, एक तो है विद वोटिंग राइट्स और एक है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग एंड अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो इसको सिंपल सेंस में देखिए, एक तो है इक्विटी शेयर्स कौन सी वाले? विद वोटिंग राइट्स, जिनके पास वोटिंग पावर है, और दूसरे क्या है? विद डिफरेंशियल राइट्स, इनको हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कहते हैं, डिफरेंशियल राइट्स या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो इनको शॉर्ट में कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल का डी, वोटिंग का वी और राइट्स का आर। कहते हैं इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर। डीवीआर होता है ना बेटा, जैसे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर होता है, इनके अंदर भी डीवीआर वर्ड बोला जा रहा है। तो इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, मैं आपको इनके बारे में समझाता हूं, आप देखिए कैसे समझते हैं। हम इसके बारे में समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं, क्योंकि डीवीआर शब्द आपने पहले कम सुना है। देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट, इस बात का ध्यान दीजिए, दैट टाटा मोटर्स इन 2008 इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर कॉल्ड ए इक्विटी शेयर्स इन इट्स राइट इशू।
In this issue, every 10 A equity shares carried only one voting right, but would get 5 percentage points more dividend than that declared on each of ordinary shares. Since A's equity shares did not carry similar voting rights, it was being traded at a discount to some other common shares having fully voting rights. है ना बेटा? तो कहते हैं 2008 में टाटा मोटर्स ने इशू किए। देखो, एक तो थे नॉर्मल इक्विटी शेयर और एक थे इक्विटी शेयर्स में डीवीआर। नॉर्मल इक्विटी शेयर में क्या होता है, आपके पास एक शेयर है, आपको वोटिंग पावर मिलती है, 2 शेयर है, डबल वोटिंग पावर है, 3 शेयर है, 3 शेयर की वोटिंग पावर। हर शेयर के ऊपर एक वोट होता है, हर शेयर की रेशो में वोट मिलता है। जो डीवीआर वाले शेयर्स थे ना, टाटा मोटर्स ने कहा अगर 10 शेयर होंगे, 10 शेयर तो एक वोट मिलेगा। नॉर्मल शेयर्स में एक शेयर पर एक वोट, डीवीआर वाले शेयर्स में 10 शेयर पर एक वोट। अब इनको वोटिंग पावर कम मिलेगी, तो बात है कि शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर्स क्यों खरीदेंगे। तो टाटा मोटर्स ने कहा कि इनको वोटिंग पावर तो कम मिलेगी, लेकिन जब हम डिविडेंड देंगे तो नॉर्मल शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देंगे, डीवीआर वालों को 5% ज्यादा डिविडेंड दे देंगे। कि मान लीजिएगा नॉर्मल शेयर होल्डर्स को हम 20% डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो डीवीआर वालों को 25% देंगे। नॉर्मल शेयर होल्डर्स को 50% डिविडेंड देने वाले हैं, इनको 55% देंगे, तो इनको डिविडेंड ज्यादा। तो ये वो शेयर है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। वोटिंग पावर तो घटा दी। वोटिंग पावर घटाने का फायदा कंपनी को ये मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे कंपनी की मीटिंग्स के अंदर, कंपनी के डिसीजंस के अंदर। तो इन्हें हम इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर कहते हैं। हाँ, इनके डिविडेंड ज्यादा रख दिए गए, इन पे वोटिंग पावर कम थी ना, तो मार्केट में थोड़े से नॉर्मल शेयर से सस्ते भाव पे बिका करते थे, इनके रेट हल्के से कम थे क्योंकि वोटिंग पावर कम थी। अब मार्केट में कम रेट पे बिके, ये बात कंपनी लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये खाली एग्जांपल के लिए आपको बताई गई। देखिए, बहुत सी और कंपनीज भी इन शेयर्स को इशू करती हैं और पॉपुलरली वो इन्हें डीवीआर कहती हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट कहती हैं। तो ये वो कंपनीज हैं, ये वो शेयर्स हैं जिनमें वोटिंग पावर अलग है, जिनमें डिविडेंड का रेट अलग है। अब इसके अलावा, ये तो है इक्विटी शेयर्स, इसके अलावा हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर हम 2 पावर्स प्रेफरेंस देते हैं, पहले देते हैं। ये वो पावर्स हैं जो उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलती है। तो एक तो पावर मैंने आपको बताई कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट पहले होती है कंपनी को बंद करते हुए। अच्छा, एक बात और भी बताता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, उनके इशू के टाइम पर फिक्स हो जाता है। आज हम किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, ये उनके इशू के टाइम पर फिक्स होगा। जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, तो मैंने क्या रेट ऑफ डिविडेंड रखा, 20% रखा, तो 20% देना, 30% रखा, 30% देना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स कर देते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड हर साल अलग अलग हो सकता है। हर साल, किसी साल ज्यादा प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड हर साल अलग अलग फिक्स किया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का, जो कि कंपनी लॉ के सेक्शन 43 में गिवन है। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। ये प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का मीनिंग है। मैं इसके ऊपर कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है। तो आप एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए इसके ऊपर मेरे साथ। आप हेडिंग डालिए, ऐसी हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मीनिंग मैं आपको लिखवाता हूं। राइट डाउन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बताऊं, आप लिखिए प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which have preference shares are those shares which have 2 preferential rights, which have 2
preferential rights as compared to equity shares as compared to equity shares. And the preference shareholders get these benefits बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. उन्हें ये बेनिफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलते हैं. एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट दीज बेनिफिट्स बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले बेनिफिट मिलते हैं. ठीक है बेटा. अब इसमें नंबर 1 एंड 2 करके लिखो. आप लिखो नंबर 1 है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स get the dividend before equity shareholders. Preference shareholders get the dividend before equity shareholders. Number 2, at the time of winding up of the company, जब कंपनी बंद होती है तब. तो नंबर 2, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स will get the repayment of capital before the equity shareholders. Hence their money is paid back. After which the money of equity shareholders will be paid back. ठीक है बेटा. तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, मीनिंग हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर. अब मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग तो लिखवा दिया, साथ ही साथ इक्विटी शेयर्स का मीनिंग और लिखवा दूं. अब प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन करने के बाद इक्विटी शेयर्स का मीनिंग बहुत आसान है. हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं. इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास कोई प्रेफरेंशियल पावर नहीं होती. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह प्रेफरेंशियल पावर नहीं होती. इनको ना तो डिविडेंड पहले मिलता है, इनको ना रीपेमेंट पहले मिलती है. इनको डिविडेंड भी बाद में मिलता है, इनको रीपेमेंट भी बाद में मिलती है. और सबसे जरूरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर मिलती है. तो आप लिखिए, एक हेडिंग डालिए इक्विटी शेयर होल्डर्स. हेडिंग डाल दीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स की हेडिंग में डालिए, लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इन्हें कंपनी का ऑर्डिनरी साधारण शेयर होल्डर भी कहा जा सकता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ordinary shareholders of the company. Equity shareholders are ordinary shareholders of the company and they do not have preferential powers of preference shares. उनके पास preference shares की preferential power नहीं है. They do not have preferential powers of preference shares. They do not have preferential powers of preference shares. Hence, a person is equity shareholder. Hence, a person is equity shareholder.
अ पर्सन इज इक्विटी शेयर होल्डर व्हेन हम कहते हैं उसको ना तो डिविडेंड पहले मिलता ना उसका रीपेमेंट पहले होता। तो पर्सन इज इक्विटी शेयर होल्डर व्हेन he does not have preferential right of dividend. He does not have preferential right of dividend and he does not have preferential right. He does not have preferential of दोबारा सुनिए, he does not have preferential right of repayment of money, preferential right of repayment of money on the liquidation of company. He does not have preferential right on the for the repayment of money on the liquidation of company. तो ये जो है बेटा हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट हो गया, ये हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का राइट हो गया। ये हमने प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स को डिफाइन कर दिया। अब यहां पर आपने मेरे साथ शेयर्स के नेचर को देखा, प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, इक्विटी शेयर्स क्या हैं और इनका नेचर क्या है। अब देखिए हमारे पास स्टडी मॉड्यूल में यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का नेचर पूरा डिफाइन था। आपने इसको मेरे साथ समझ के देखा और ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग और इक्विटी शेयर्स का मीनिंग आ गया। अब मैं क्या करता हूं, आपको हमारी अगली क्लास में जो टॉपिक मैंने कराना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का और बता देता हूं, ताकि अगली क्लास में हम इसको एक बार रिवाइज भी कर पाएंगे और इसको जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसको थॉरली पढ़ लेंगे बेटा। अभी मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक ब्रीफ आपको एक इंट्रोडक्शन बताता हूं और अगली क्लास में हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, ताकि ये दो बार पढ़ने से आपको साथ ही साथ याद हो जाए। देखिए हर कंपनी जब बनाई जाती है तो हर कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो हर कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग कंपनी के नेचर को, कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के नाम को डिफाइन करते हैं। तो मेमोरेंडम में लिखा जाता है कंपनी का नाम, मेमोरेंडम में लिखा जाता है कंपनी के बिजनेस क्या होंगे, कंपनी क्या करना चाहती है, मेमोरेंडम में लिखा जाता है कंपनी का मेन ऑफिस कहाँ पर है। तो हर कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें उसके मेन सारे फीचर लिखे जाते हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल भी लिखी जाती है, ये भी लिखा जाता है कि कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी शुरुआत में बना लेती है। जब कंपनी बनाई जाती है तब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बना लेती है और बाद में अगर वो चाहे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदल भी सकती है, इसमें चेंजेस भी कर सकती है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करने हो तो उसके अपने प्रोसीजर होते हैं, अपने तरीके हैं, जिसकी वजह से हम उसके चेंजेस को कर सकते हैं। तो हर कंपनी का अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो उसके बिजनेस को चलाने में उसकी हेल्प करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह ही कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है। जब कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी के इंटरनल रूल्स, कंपनी कैसी काम करेगी, कंपनी कैसे अपने बिजनेस को चलाना है। तो मेन डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम जो कंपनी के एम को, ऑब्जेक्टिव को बताता है, और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है। तो हमेशा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो किसी भी कंपनी में कोई भी सर्विस देने से पहले आप सबसे पहले उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेंगे। मान लीजिए कल को एक कंपनी कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दे जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा, कंपनी ने ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया जो उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं है, तो वो गलत है, वो वॉइड है। हम इसे कहते हैं अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर VIRE, वायर का मतलब होता है पावर। तो जब एक कंपनी ऐसा कोई काम करे जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर है तो हम उसे अल्ट्रा वायर कहते हैं। अल्ट्रा वायर का मतलब है बियॉन्ड पावर। बियॉन्ड पावर का मतलब है कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया जो उसके बाहर है। तो हर कंपनी को हमेशा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के अंदर ही काम करना है।
कोई भी कंपनी कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर्स के बाहर जाकर कोई भी काम करेगी तो वो वैलिड नहीं होगा, और ऐसे केसेस में कंपनी के कॉर्पोरेट विल की लिफ्टिंग भी की जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हमेशा फुलफिल करना है, और इसको फुलफिल करते हुए कंपनी को इस बात का ध्यान देना है कि वो अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हमेशा हमेशा कंप्लाई करे, हमेशा उसको माने और उसके अकॉर्डिंग काम करे। तो मैं कमिंग क्लास में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पूरे रूल्स बताऊंगा, सारे रूल्स आपको सिखा दूंगा, इसको बनाने के तरीके, इसको कैसे कैसे पढ़ा जाए, इसके ऊपर क्या प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ये सब बताऊंगा। ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम अगली क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ हम कंपनी लॉ के उन फीचर्स को पढ़ेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उन प्रिंसिपल सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर अप्लाई होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही काम करेंगे। आपने आज की क्लास में मेरे साथ कंपनी की फॉर्मेशन को सीखा, आपने इस क्लास में सीखा प्रमोटर्स कौन होते हैं, आपने सीखा कंपनी की फॉर्मेशन पे किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है, आपने मेरे साथ सीखा कंपनी जब बनाई जाती है उसकी शेयर कैपिटल कैसे काम करती है, कंपनी के शेयर्स कैसे होते हैं, इन सब के बारे में सीखा। इस क्लास को एंड करते हुए मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी नोट कराता हूं। मैं चाहूंगा एक केस स्टडी, एक एग्जांपल की तरह लिख लीजिए, जिसके अंदर हम कंपनी की शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन जो था ना, नॉमिनल जिसको कहते हैं, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, उन सब के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे, और वो आपको हेल्प करेगा बाद में उस क्लासिफिकेशन को याद करने में। तो आप एक छोटा सा केस स्टडी मेरे साथ और लिख लीजिए। लास्ट में एक केस स्टडी पढ़कर जा रहे हैं, आप लिखिए, एक केस लिखिए, हेडिंग डालिए, केस स्टडी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, केस स्टडी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपने लिखा केस स्टडी ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, आप लिखिए, मैं इसके अंदर आपको बोलता हूं, और जो वर्ड आए थे ना स्टडी मॉड्यूल के वो सारे यूज कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक दो चीजें और भी बताऊंगा इसके अंदर। तो आप इसमें लिखो ABC लिमिटेड इज ए कंपनी, केस स्टडी है, एग्जांपल की तरह है। ABC लिमिटेड इज ए कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी है which has ABC Limited is a company which has authorized capital rupees 100 crores, authorized capital है 100 करोड़ की, 100 करोड़ रुपए की, authorized capital rupees 100 crores. Now this authorized capital is shown in the memorandum of association, is shown in the memorandum of association of the company, and it is the maximum amount, of capital, it is the maximum amount of capital which can be issued by the company in its whole life, ठीक है बेटा, ये यहां तक की बात हो गई बेटा। अब इसके बाद आप इसी एग्जांपल में आगे लिख रहे हैं, आउट ऑफ दिस कैपिटल, इस कैपिटल में से, आउट ऑफ दिस कैपिटल द कंपनी हैड इशूड rupees 80 crore, company had issued rupees 80 crore, share had
इशूड रुपीज 80 करोड़ शेयर कैपिटल, 80 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल इशू की, विच इज नोन एज इसको क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं इशूड कैपिटल, विच इज नोन एज इशूड कैपिटल, which is known as issued capital. Now, out of this capital, the company had issued, out of this capital which the company had issued, इस कैपिटल में से जिसे कंपनी ने इशू किया 80 करोड़ में से मैं कहूंगा पब्लिक ने जो शेयर्स खरीदे वो 75 करोड़ के खरीदे. आउट ऑफ दिस कैपिटल विच द कंपनी हैड इशूड, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर रुपीज 75 करोड़ कैपिटल. पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर रुपीज 75 करोड़ कैपिटल and this is known as subscribed capital. This is known as subscribed capital. ठीक है बेटा, ये सब्सक्राइब है. अब मैं कहूंगा इस सब्सक्राइब के अंदर से 75 करोड़ में से हमने पब्लिक से 50 करोड़ रुपीस मांगा, 50 करोड़ मांगा, उसे हम कहेंगे वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है. और जो हमने 50 करोड़ पब्लिक से मांगा 40 करोड़ रुपए हमें मिल गया, ये पेड अप कैपिटल है. तो आप देखिएगा आउट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, the company demanded only rupees 50 crore from the public. Company demanded only rupees 50 crore from the public, which is known as called up capital. And public paid rupees 40 crores. Public ने 40 करोड़ रुपए पे किया. Public paid rupees 40 crores, which is known as paid up capital. Public paid rupees 40 crores, which is known as paid up capital. और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, प्लीज आप सभी इस बात को ध्यान रखिए कि जो 40 करोड़ रुपए पब्लिक ने पे किया, जो पेड अप कैपिटल है, उसी को बैलेंस शीट में शो किया जाता है. तो एक लाइन ये लिख लीजिए, हमने कहा विच इज पेड अप कैपिटल, एंड द पेड अप कैपिटल इज shown in the balance sheet of the company. Paid up capital is shown in the balance sheet of the company. और यहां पर एक बात कहूंगा कि बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल शो होती है, कहां शो होती है? आउटर कॉलम में, जहां टोटल होता है. तो मैंने कहा पेड अप कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इन द आउटर कॉलम. और बेटा प्राइस कैपिटल है ना, वो बैलेंस शीट में इनर कॉलम में शो कर दी जाती है. ऑथराइज, इशूड वगैरह कुछ भी शो कर दो इनर कॉलम में, तो बेटा आउटर कॉलम में खाली पेड अप आनी है. द अदर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, इसी में द अदर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल आर shown in the inner column of balance sheet. The other amount of capitals are shown in the inner columns of the balance sheet, and these are not shown in the outer column. इन्हें आउटर कॉलम में शो नहीं करते. These are not shown in the outer column. इन्हें हम आउटर कॉलम में शो नहीं करते.
है ना बेटा। बस बेटा ये यहां पर मैंने आपको हमारे कंपनी की कैपिटल के ऊपर एक केस स्टडी भी लिखवा दिया। तो यहां तक का हमारा काम फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को और उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ देंगे, आप सामने स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट है, हमारी जो यूनिट है जिसके अंदर हम लोग अभी सीख रहे हैं कंपनी लॉ के बारे में, ये यूनिट हमारी पूरी हो जाती है। तो हम लोग इस यूनिट को पूरा खत्म करने के बाद, आप ध्यान दीजिए, मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद, आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद और उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद कंपनी लॉ की यूनिट भी खत्म कर देंगे। और जैसे ही हमारी कंपनी लॉ की यूनिट फिनिश होती है तो मान लीजिए हमारा लॉ का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ साथ कुछ पुराने पेपर्स का भी रिवीजन करेंगे। तो आप सब इनको साथ साथ तैयार कीजिएगा। इसके बाद हम लोग कमिंग क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।